स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में आने का 100% चांसेस है। इसे बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना है। 10 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे इन्हीं 10 सवालों में से कोई एक सवाल हो सकता है आपके एग्ज़ाम में। इसलिए बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे जो लोग इस पर एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सबसे पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला सवाल है कि इनमें से कौन ऑप्शंस हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है समझिए। जब दो चीज़ आपस में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हो। सिंगल प्रोडक्ट, उसे आप कॉम्बिनेशन कहते हैं। दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट, दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हो, तो उसे आप कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस ऑप्शन में देखें, ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, लेकिन ये तो टूटने के बाद दो प्रोडक्ट है। देखो इसके अंदर दो प्रोडक्ट, ये इसमें भी कितना प्रोडक्ट है? दो प्रोडक्ट। अब ज़रा देखिए, इसमें भी कितना प्रोडक्ट है? इसमें तीन प्रोडक्ट है। तो आप ज़रा सोचिए कि इनमें से कौन रिएक्शन सही है। तो जो सिंगल प्रोडक्ट जिसमें नज़र आ रहा है वही कॉम्बिनेशन है। तो दो चीज़ आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना, बाकी सब में दो बन रहा है, दो दो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? CaO2, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के मिलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, याद रखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? Barium chloride on reacting with ammonium sulfate form barium sulfate and ammonium chloride। सवाल ये है कि बैरियम क्लोराइड, जिसको आप बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ये आपका बैरियम क्लोराइड कहते हैं इसको। ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट कहलाता है NH4Cl, अमोनियम सल्फेट NH4Cl, इसे बोलते हैं अमोनियम NH4 को और सल्फेट को SO4। अब क्या कह रहा है? ये दोनों फॉर्म करता है, मतलब ये दोनों बना रहा है रिएक्ट करके क्या? बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSa4, Ba बैरियम और SO4 सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस और क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं आप NH4Cl। ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो ये फॉर्म हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आपको कहना है ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये बताना है आपको। आप सबसे पहले जानिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। एटम का, जिस रिएक्शन में एटम का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, एलिमेंट का एक्सचेंज होता है, उसे आप डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए बैरियम पहले किसके साथ था? क्लोरीन के साथ। तो और अमोनियम किसके साथ था? सल्फेट के साथ। लेकिन अब बैरियम किसके पास चला गया? सल्फेट के पास, जिससे बना BaSO4। और अमोनियम चला गया किसके पास? क्लोरीन के पास, जिससे बना है अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और सुनिए, यहाँ पर सिर्फ ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक सॉल्यूबल सॉल्ट होता है। अमोनियम का बना हुआ सॉल्ट एक सॉल्यूबल सॉल्ट है। अमोनियम वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो एक सॉल्यूबल है। बैरियम सल्फेट इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है, याद रखिएगा। तो जो प्रोडक्ट में एक सॉल्यूबल सॉल्ट है जिसको आप अमोनियम क्लोराइड कह रहे हैं, और एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट है जिसे आप बैरियम सल्फेट कह रहे हैं। तो जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट है वही बनाता है PPT, याद रखना, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो PPT रिएक्शन भी शो करता है। मतलब जो PPT रिएक्शन होता है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन होता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो ये PPT बनाता है, वाइट कलर का PPT बनाता है। मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ ही साथ ये PPT मतलब प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और 4th भी सही है। मतलब इसमें सही ऑप्शन कौन है? D नंबर ऑप्शन है, मतलब 2 और 4। आप ये क्वेश्चन समझ गए, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है, आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट बेस्ड है, और क्योंकि इसमें एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन रहा है और इनसॉल्यूबल सॉल्ट को आप PPT कहते हो, और ये PPT वाइट PPT होता है। तो इसमें दोनों तरह का रिएक्शन मौजूद है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कि तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे लीड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई भी कंपाउंड हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है उसे आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
तो लीड नाइट्रेट को हीट करने पर बन रहा है PbO और X और बन रहा है O2। FeSO4 जिसको आयरन सल्फेट कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन पे वर्क करता है। जब ये आयरन सल्फेट हीट के प्रेजेंस में टूटता है तो बनाता है Fe2O3 और X और SO3। यहाँ पर यहाँ Y है SO3, तो आपको आइडेंटिफाई करना है X और Y। तो हम पूरा रिएक्शन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। लीड नाइट्रेट PbNO3, लीड नाइट्रेट PbNO3 ये है लीड नाइट्रेट। इसे क्या बोलते हैं? यह है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो इससे तीन चीज़ बनता है। एक बनता है PbO जिसको लीड ऑक्साइड कहते हैं, लीड ऑक्साइड जिसका कलर येलो होता है। आपसे कलर भी कोई पूछ सकता है, लीड ऑक्साइड का कलर येलो होता है और इसका कलर वाइट होता है, वाइट कलर का कंपाउंड है लीड ऑक्साइड। और साथ में बनता है ब्राउन कलर का फ्यूम जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में O2 गैस। तो ये एक रिएक्शन हो गया, देख लीजिए ये कंप्लीट। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 2 दे दें, यहाँ 2 दे दें और यहाँ 4 दे दें तो हो जाएगा बैलेंस 3 to 6 12। ठीक है, बैलेंस है, आप चेक कर लेंगे बैलेंस है। वैसे ही FeSO4 ये फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हैं तो इससे तीन चीज़ बनता है। वो क्या है? Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एसिडिक गैस होता है जिसका स्मेल सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। याद रखिए, रोटन एग जो होता है ना, उसी तरह से ये स्मेल देता है। SO2 SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 दे देंगे तो पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इसका कलर होता है ग्रीन, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के कंपाउंड को हीट करने पर, और इसका होता है रेडिश ब्राउन कलर। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो देखिए यहाँ पर X की जगह पर क्या आएगा? NO2, और Y की जगह पर क्या आएगा? SO2। यही पूछा था, X और Y, बाकी सब ये बनता है। तो इसका सही जवाब है NO2 और SO2 आएगा। लीड नाइट्रेट में NO2 आएगा लीड नाइट्रेट में, और FeSO4 में क्या आएगा? SO2। ये रिएक्शन हमने लिख दिया है। ये दोनों का दोनों रिएक्शन किस पे बेस्ड है? थर्मल डिकम्पोजिशन पर बेस्ड है। याद रखना, लीड नाइट्रेट येलो कलर, ग्रीन से रेडिश ब्राउन कलर जिसको आप आयरन ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3। ये आने का चांसेस है ये सवाल, इसे ज़रूर याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है उसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं कि वो कौन कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा। अगर आपने इन चैप्टर्स को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि AgCl का जो डिकम्पोजिशन होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। ये आता है फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर, ये फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर आता है AgCl। AgCl का कलर होता है वाइट। आप पूरा एक्सप्लेनेशन भी सुनते चले जाएंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो AgCl वाइट कलर का एक कंपाउंड होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है Ag और क्लोरीन में। Ag का कलर यहाँ पे जो सिल्वर का कलर है वो ग्रे होता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि AgCl जो वाइट कलर का कंपाउंड है सनलाइट के प्रेजेंस में वो Ag और क्लोरीन बनाता है। Ag यहाँ पे जो सिल्वर है वो ग्रे कलर का होता है। ये दरअसल फोटोसिंथेसिस पर बेस्ड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। FeSO4 इसको हीट करने पर ये बेस्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन पर। FeSO4 जो ग्रीन कलर का एक कंपाउंड है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, ये हीट कर क्या बनाता है? Fe2O3 SO2 और SO3। इससे पहले हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ये थर्मल डिकम्पोजिशन पर बेस्ड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है वाटर। हाँ, ये आंसर ज़रूर होगा क्योंकि वाटर किसके प्रेजेंस में टूटता है? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होता है, और होता है हाइड्रोजन में बढ़ जाता है, टूट जाता है, और ऑक्सीजन में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटता है वाटर, इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ये बिल्कुल सही है। क्या ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो AgBr है जिसको आप बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी लाइट के प्रेजेंस में टूटता है। तो लाइट के प्रेजेंस में ये भी सिल्वर बनाता है और ब्रोमीन गैस बनाता है। इसका जो कलर होता है ये येलो होता है, और ये होता है ग्रे कलर का सिल्वर होता है। तो आप जानते हैं वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में इन रिएक्शन का A और D नंबर रिएक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इनमें जो सही आंसर है वो है C आंसर, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है किसके बीच, सबसे पहले है पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के बीच एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाना आपको। तो पोटेशियम आयोडाइड को बोलते हैं KI पोटेशियम आयोडाइड, और इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं आप, लीड नाइट्रेट के साथ। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 आप जानते हैं Pb का वैलेंसी कितना होता है 2 और नाइट्रेट का वैलेंसी होता है 1, इस वजह से मिलकर बनाया क्या PbNO3 और KI कैसे बना, K का पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, आयोडीन का भी 1 होता है, मिलकर क्या बनेगा KI, ये होगा पोटेशियम आयोडाइड अगर बनता है तो ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, येलो PPT ऑफ लीड आयोडाइड। तो एक येलो PPT बनता है लीड आयोडाइड का, मतलब PbI2 इसे बोलते हैं लीड आयोडाइड। और साथ में क्या बनेगा, देखो I चला जाएगा Pb के साथ और K चला जाएगा NO3 के साथ, तो बन जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए, हो जाएगा बैलेंस। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे कि जब पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन लीड नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो उससे बनता है लीड आयोडाइड और KNO3। ये जो लीड आयोडाइड होता है यही येलो PPT शो करता है। क्या शो करता है, येलो PPT शो करता है, याद रखें आप। इस तरह से भी सवाल पूछता है। अब आगे क्या बोल रहा है, जो वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ लीड नाइट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल। अगर लीड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं हो तो उसके जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो लीड नाइट्रेट अगर नहीं हो तो इसके जगह पर आप लीड एसीटेट यूज़ कर सकते हैं। इसका सही जवाब है, क्योंकि लीड एसीटेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये लीड आयोडाइड फिर से बना लेता है। लीड आयोडाइड क्या बनता है, लीड आयोडाइड प्लस, और ये पोटेशियम एसीटेट बनता है, पोटेशियम एसीटेट, तो लीड आयोडाइड। तो फिर से येलो कलर का PPT बन सकता है। जब आप अगर पोटेशियम लीड नाइट्रेट नहीं अवेलेबल हो तो आप उसके जगह पर लीड एसीटेट यूज़ कर सकते हैं। लीड एसीटेट यूज़ करने पर भी लीड आयोडाइड बनेगा PPT। जिस तरह से लीड नाइट्रेट को रखने पर येलो PPT बन रहा है, वैसे ही लीड एसीटेट को रखने पर भी येलो PPT बनेगा। देख सकते हैं लीड एसीटेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने पर लीड आयोडाइड बन रहा है जो येलो PPT होता है। तो इसका सही जवाब है लीड एसीटेट। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें टेम्परेचर फॉल होता है, जिसमें टेम्परेचर गिरता है, राइज नहीं होता बल्कि फॉल होता है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसका उल्टा एक्सोथर्मिक है, जिस किसी में एनर्जी रिलीज़ होगा उसे आप एक्सोथर्मिक कहेंगे, जिसमें टेम्परेचर राइज करेगा उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब आप रिएक्शन वाटर और क्विक लाइम का रिएक्शन करते हो, क्विक लाइम समझते हो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसको वाटर के साथ कंबाइन करते हो तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है। अगर आप चूना और पानी का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आप देखेंगे तो उससे हीट रिलीज़ होता है, इस वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चूना और पानी कभी घर में किसी ने यूज़ किया होगा तो देखेंगे उसके अंदर हीट रिलीज़ होता रहेगा, हीट रिलीज़ होगा, वो एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो आंसर नहीं है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, वाटर और एसिड का भी कॉम्बिनेशन क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, वाटर और एसिड का भी कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। वाटर और एसिड का कॉम्बिनेशन से हीट रिलीज़ होता है, इस वजह से ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, आप जानते हैं रेस्पिरेशन तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। आप जानते हैं ATP के फॉर्म में रिलीज़ होता है, तो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्विक लाइम और वाटर का भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, जब अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम आप लिख लेंगे अमोनियम क्लोराइड, और ये बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब बैरियम क्लोराइड बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये अमोनियम OH के साथ जा रहा है, जिससे बन रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और बैरियम क्लोरीन के साथ जा रहा है, जिसका नाम है बैरियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ये होता है, जब ये रिएक्शन कराया गया तो इससे हीट एब्जॉर्ब होता है इसके अंदर। इस रिएक्शन में टेम्परेचर डाउन होता हुआ दिखा है, इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता हुआ दिखा। मतलब ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये इसका ऑप्शन क्या है, ये सही आंसर है।
रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल, अगर ये ऑप्शन रहता इन चारों में एक और ऑप्शन ये भी होता तो वेजिटेबल का सड़ना या गलना हीट के रिलीज़ होने की वजह से होता है, मतलब वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ऐसा सवाल आता तो आप आराम से बना सकते हैं। इवापोरेशन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सब चीज़ों को आप एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं। तो ये आपका सही जवाब क्या है यहाँ पर, ये है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 7 देख लीजिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर बेस्ड है। क्या सवाल है, चलिए चेक करते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें पहचानना है कि कौन क्या हो रहा है। देखिए आयरन पे गौर से देखिए आप, आयरन के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि आयरन में क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन। पहले आयरन था, अब आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, मतलब इसके अंदर हमने आयरन के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया। तो याद कीजिए, जिस किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जो ऑक्सीडेशन होता है उसका वर्क रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रखिएगा, आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका वर्क क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होता है उसका वर्क रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो, वाटर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ वाटर में क्या लॉस कर गया, यहाँ अब हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन तो लॉस कर गया। तो वाटर से क्या लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा, ऑक्सीजन। और जिस किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस होता है उसे आप रिड्यूस कहते हैं। वो क्या होता है, रिड्यूस, रिडक्शन, रिड्यूस्ड। और जो रिड्यूस होता है वो क्या शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वाटर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ वाटर ने अपने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, सिर्फ हाइड्रोजन बचा है। तो वाटर रिड्यूस हुआ, जो रिड्यूस होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, आयरन गेट ऑक्सीडाइज, बिल्कुल आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। वाटर गेटिंग रिड्यूस, हाँ यस, वाटर रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। अब वाटर रिड्यूस भी हो रहा है, और जो रिड्यूसिंग होता है उसे आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। जो रिड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका 1, 2, 3 आंसर सही है। देख लीजिए, कर लीजिए 1, 2, 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देखना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। अभी आपको जस्ट बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो अपने नेचर में ऑक्सीडाइज होगा। जो भी चीज़ ऑक्सीडाइज होती है उसी को आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, MnO2, आपको इसको 2 मेथड से भी आप बना सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन यहाँ देखिए MnO2, गौर से देखेंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता तो हम बता रहे हैं उसको इस तरह से निकालना है। जिस किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसको आप क्या मान लीजिएगा, X मान लीजिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, याद रखना कितना होता है, -2। तो -2 × 2 क्या होगा, -4। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 2 to 4 हो गया। अब देखो इस कंपाउंड पे क्या कोई चार्ज है, कोई भी प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं होगा तो इक्वल टू 0 दे देना है। तो x बराबर क्या आ गया, +4। मतलब मैग्नीज का यहाँ पे कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रहा है। कितना आ रहा है, +4। अब यहाँ देखो MnO2, MnCl2 को गौर से देखना है, MnCl2 को। Mn को तो मान लो x मान लिया। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, कितना होता है, -1। तो -1 × 2 -2। क्या इस पर कोई चार्ज है, नहीं है, तो इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया हो, पता हो, +2। तो यहाँ पे आया +2, मैग्नीज यहाँ पे क्या आया, +2। अब ज़रा गौर से देखो, ये +4 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। तो आप साफ साफ देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। और जिस किसी में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहते। जब कोई भी बॉडी ऑक्सीडेशन नंबर को घटाती है तो उसे आप कहते हैं रिडक्शन। और जो रिडक्शन होता है उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि +4 से +2 में जाना रिड्यूस होना हुआ। जो रिड्यूस होगा उसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब हमें देखना क्या है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिंपल। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, देखो अब देखो गौर से देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पहले मौजूद था हाइड्रोजन और क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आके यहाँ पर सिर्फ बचा है क्लोरीन, हाइड्रोजन लॉस कर गया। पहले क्लोरीन के साथ मौजूद था हाइड्रोजन, अभी लॉस कर गया भाई। तो HCl के पास हाइड्रोजन लॉस किया, तो HCl ने क्या किया, HCl जब कोई बॉडी हाइड्रोजन को लॉस करती है तो उसे आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज।
इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। HCl से क्या बन रहा है, Cl2 बन जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन लॉस कर दिया आपने। तो HCl से हाइड्रोजन लॉस किया, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीडाइज। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन लॉस होता है उसे ऑक्सीडाइज कहते हैं, और जिसमें गेन होता है उसे जिसमें हाइड्रोजन लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गेन होता है उसे रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, HCl से Cl2 बन रहा है, तो यही ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसी का नेचर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका सही जवाब क्या, HCl, क्योंकि HCl ने अपना हाइड्रोजन लॉस कर दिया है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हुआ, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसे आपको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और यहाँ पे MnO2 और MnCl2 में क्या हो रहा है, MnO2 क्या हो रहा है, इसका नेचर क्या हो रहा है, गौर से देखें, इसका नेचर हो रहा है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, +4 से कहाँ आ रहा है, +2। बात आप समझ गए होंगे। तो ये इसका नेचर हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपसे पूछ रहा था रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका सही जवाब है HCl। नंबर 9 देखिए क्या है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग। बड़ा सिंपल है, आप आयरन का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ करा रहे हैं। तो जब आयरन का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो इससे क्या होगा, मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन कर कर मेटल सॉल्ट बनाता है, तो FeCl के साथ जाएगा, FeCl2 बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। यहाँ पे आप 2 दे देंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। तो क्या बन रहा है, जब आयरन फिलिंग जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयरन क्लोराइड बन रहा है, इसे आयरन क्लोराइड कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा है। क्यों हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, आप जानते हैं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर कर मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, इसलिए ये सॉल्ट बनाया और एक हाइड्रोजन गैस बनाया। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, ये बिल्कुल गलत है। हीट और एब्जॉर्ब नहीं, ये रिएक्शन मेटल और एसिड का रिएक्शन जो होता है, आयरन और एसिड का रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, तो ये हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसमें हीट रिलीज होगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और FeCl2 बन रहा है। तो पहला ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्या है, पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक वाज ड्रॉप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम्स द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम। अगर ये सवाल आप पढ़ें तो क्या कह रहे हैं कि जिंक एक मेटल है, जिंक आप ड्रॉप किया है किसका, इनटू कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। तो आपने जिंक को कॉपर सल्फेट में डिप्ट किया है, ड्रॉप किया है, सो आफ्टर सम टाइम्स द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम। तो बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है। आप ये बात जानते हैं कि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ए मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को जब डिस्प्लेस करता है, इसी को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा क्या, अब कॉपर के जगह पर कौन आएगा, जिंक, ये बनेगा ZnSO4 और प्लस साथ में बनेगा Cu। तो ये एक रिएक्शन है। आप जानते हैं कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, कैसा होता है, ब्लू। जब जिंक ने ब्लू कलर सॉल्यूशन में आपने जिंक को डाल दिया तो वो सॉल्यूशन हो जाता है कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस, क्योंकि ZnSO4 जो बनता है उसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए वो कलरलेस है। तो ZnSO4 कलरलेस होता है, CuSO4 ब्लू कलर था, तो Zn ने CuSO4 के साथ रिएक्शन किया जिसका कलर ब्लू कलर था, तो फिर सॉल्यूशन में क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस Cu, और ZnSO4 का कलर होता है कलरलेस। तो कलर कैसे चेंज हुआ, ब्लू टू कलरलेस, पहले ब्लू था अब हो गया कलरलेस। तो इसका सही आंसर क्या है, बी आंसर है। ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, क्वेश्चन हैं जो हमने आपको कराया है। ऐसा ही आगे और भी चैप्टर में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को, और कमेंट्स करना नहीं भूलें। और हर जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, उनके लिए बहुत यूज़फुल ये क्वेश्चंस हैं। समझिए बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, 10 क्वेश्चन हैं। इससे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं क्वेश्चन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं।